सर जी एक बार वो OCI PIO के प्लेयर के बारे में बता देते। जी देखिए, हमने OCI PIO के लिए 33 प्लेयर्स की लिस्ट तैयार करी है और श्री आर्सेने वेंगर जी ने बहुत मदद करी है हमारी। अरे वाह सर, 33 प्लेयर। सर एक बार 33 प्लेयर के नाम बता देते ना तो बहुत मजा आ जाता। जी देखिए, नाम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन श्री आर्सेने वेंगर जी ने बहुत मदद करी है हमारी। नाम नहीं बता सकते तो सर फिर ये बता दो किस देश के हैं, इसी में खुश हो जाएंगे। देश देखिए, देश का नाम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन श्री आर्सेने वेंगर जी। अरे यार बंद कर दो इसे कोई। तो दोस्तों ऐसा ही हाल था कल कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस का। एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके ऊपर सारे इंडियन फुटबॉल फैंस की नजरें टिकी हुई थी कि भैया कुछ हमारे सामने स्पेशल आएगा, कुछ खास आएगा, जहां पर हमारे प्रेसिडेंट कल्याण चौबे जी ने काफी सारी चीजों के ऊपर बातें करी कि ऐसा किया है, वैसा किया है। इवन OCI प्लेयर्स के ऊपर भी बात करी, न्यू कोच के ऊपर भी बात करी और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करी। तो मैंने सोचा भाई जब आप इतनी सारी चीजों के ऊपर बात कर ही रहे हो ना, तो थोड़ा सा उस चीज को हम भी फैक्ट चेक कर लेते हैं कि आखिर में आप कहना क्या चाह रहे हो। अब ना मैं यहाँ पर सारी चीजों के ऊपर बात करूंगा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोली क्या है और एक्चुअल में हुई क्या है। तो कमेंट सेक्शन में भाई जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी अपने थॉट शेयर कर दो कि क्या लगता है तुम्हें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्चुअल में किया क्या गया है। और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देगा। आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिल को। ठीक है, अब देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती है और हमारे प्रेसिडेंट साहब भाई अपनी AIFF टैलेंट अकेडमी की तारीफों के पुल बांध देते हैं कि हमारी AIFF की टैलेंट अकेडमी ने ऐसा किया है, वैसा किया है। श्री आर्सेने वेंगर जी ने हमारी बहुत मदद करी है, डेली की अपडेट जाती है उनके पास। चलिए मान लेते हैं कि ये टीम कर रही होगी अच्छा, ठीक है। अब इसमें इन्होंने 4-5 टीमों के नाम गिनवा दिए कि हमारी AIFF टैलेंट अकेडमी ने इस टीम को हराया है, उस टीम को हराया है, पंजाब FC को हराया, इसको हराया, उसको हराया। इन्होंने सारी चीजों के नाम गिनवा दिए और वो भी जनवरी-फरवरी के टाइम पे, यानी आज से 5-6 महीने पहले। और ठीक है, मान लिया कि अगर ये टीम अच्छी है तो इनको इंडिया के अंदर रख क्यों रहे हो भाई? इनको अच्छे एक्सपोजर टूर्स पे भेजो ना, बाहर की कंट्रीज के जितने भी यूथ टीम्स हैं उनके साथ जाके खिलवाओ, तभी तो इनका लेवल बढ़ेगा। अगर आप इनको इंडिया के ही अंदर रख रहे हो, इंडिया के ही प्लेयर्स के साथ खिलवा रहे हो, अपने ही प्लेयर्स के साथ खिलवा रहे हो, तो भाई एक्चुअल में हमें लेवल पता कैसे चलेगा। और बात रही यूथ प्लेयर्स की, इन्होंने बताया कि इतने यूथ प्लेयर्स आ रहे हैं, हम जगह जगह जाके स्काउट कर रहे हैं, कोचेस स्काउट कर रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है। अगर भाई एक्चुअल में यूथ लेवल पे इतना काम चल ही रहा है ना, तो 9 साल में ऐसा पहली बार जाके अभी क्यों हुआ है आपकी लीडरशिप में कि इंडिया की अंडर 17 की टीम एशिया कप में क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। अभी जितने भी पिछले रीसेंट एडिशंस गए सब में इंडिया अंडर 17 की टीम एशिया कप में जाके बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन अभी 9 साल के बाद ऐसा हुआ कि इंडिया की अंडर 17 टीम एशिया कप में क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। तो भाई ये किस लेवल की स्काउटिंग चल रही है, ये किस लेवल का यूथ पे काम चल रहा है जो हमारी तो समझ से बाहर है भाई। और फिर जब यूथ सिस्टम के ऊपर बातें चली रही थी ना, तो भाई इन्होंने 2 और बड़ी मजेदार बातें करी। इन्होंने कहा कि जितने भी क्लब्स हैं ये ना यूथ प्लेयर्स को रिलीज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया की जितनी भी यूथ टीम्स हैं इनको अच्छे इंटरनेशनल एक्सपोजर टूर्स पर हम नहीं भेज पाते हैं। यानी भेजते तो हैं लेकिन उसमें हमारे मेन प्लेयर्स नहीं जा पाते हैं क्योंकि क्लब रिलीज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया की बाहर जाके परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। अरे भाई साहब, आपके ही तो देश के क्लब हैं वो, और आप तो AIFF के प्रेसिडेंट हो। AIFF तो इंडिया के अंदर फुटबॉल की सबसे बड़ी हेड बॉडी है ना। अगर आप उनके बोलने पे भी क्लब्स रिलीज नहीं कर रहे हैं तो भाई आप क्या क्लब से दबके रहते हो क्या कि AIFF के बोलने के बावजूद भी वो यूथ प्लेयर्स को रिलीज ही नहीं करते हैं भाई। तो अब सोचो आपके बोलने पे भी वो रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो एक्चुअल में आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि AIFF काम कर क्या रही है यूथ लेवल पे। इसके साथ साथ ये बोलते हैं कि हम वर्ल्ड कप का विनिंग स्ट्राइकर लेकर आएंगे, जिनके साथ हम अंडर 23 के स्ट्राइकर्स को ट्रेनिंग करवाएंगे, उनको बताएंगे कि भाई स्ट्राइकर की पोजीशन पे कैसे खेला जाता है, कैसे गोल स्कोर करे जाते हैं। भैया इतना बता दो, आपसे AIFF से अपने ही देश के क्लब्स को बोल के यूथ प्लेयर तो रिलीज करवाए नहीं जा रहे, आप वर्ल्ड कप का विनिंग स्ट्राइकर लेकर कहां से आओगे? बस इस चीज का आंसर दे दो मेरे को भाई। जब आपके बोलने पर आपके ही देश के क्लब अपने ही प्लेयर रिलीज नहीं कर रहे हैं तो कहां से लाओगे विनिंग स्ट्राइकर वर्ल्ड कप का? इन सब बातों में जब वो इतनी बातें कर ही रहे थे तो वो खुद की ही बात भूल गए। अभी थोड़े साल पहले इन्होंने बोला था कि टारगेट 2026 में इंडिया की मेंस टीम एशिया में टॉप 10 में आ जाएगी और वुमेन्स टीम 2026 तक एशिया में टॉप 8 में आ जाएगी। कहां पर है हमारी मेंस टीम? टॉप 20 से भी नीचे चल रही है।
वुमेन्स टीम हर फीफा इंटरनेशनल विंडो में रैंक नीचे गिरती जा रही है। क्या ये सब माना हमारे प्रेसिडेंट साहब ने? क्या इन सब की गलती अपने ऊपर ली? क्यों लेंगे भाई? क्योंकि एक्चुअल में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ और ही मतलब चल रहा था ना। और बेचारे फैंस को ओसीआई पीआईयू की डिबेट में इतना उलझा के रख दिया है कि प्रेसिडेंट साहब अपनी खुद की ही बात भूल चुके हैं, जो उन्होंने थोड़े टाइम पहले एक और करी थी कि हम आईएसएल के अंदर वीएआर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं या फिर वीएआर लाइट को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। भाई साहब इतने साल निकल चुके हैं, वीएआर का नामो निशान भी नहीं है। ओसीआई पीआईओ के टॉपिक पर ऐसा उलझा दिया गया है लोगों को कि वो बाकी के टॉपिक ही भूल गए हैं। कि इन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया टॉप 10 में आएगी 2026 तक, या फिर वीआर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे आईएसएल के अंदर। ये सारी चीजें तो गायब ही हो गई हैं भाई। अब आता हूं मैं ओसीआई और पीआईओ के ऊपर। अब भाई ओसीआई पीआईओ का टॉपिक आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसके ऊपर इनसे पूछा गया कि क्या प्रोग्रेस हुई है। आगे से जवाब आता है जो कि कुछ टाइम पहले दिया था, वही जवाब था। इन्होंने कहा कि हमने 33 प्लेयर्स की लिस्ट तैयार करी है। जब इनसे पूछा गया कि भाई उस लिस्ट के अंदर प्लेयर कौन से हैं, किस देश से हैं, तो आगे से इनका जवाब आता है जी देखिए वो तो नहीं बता सकते, उस पर भी मैं बोलना नहीं चाहूंगा। भाई आपने यूथ प्लेयर्स की बात कर रहे थे, कोचिंग की बात कर रहे थे, यंग प्लेयर्स की बात कर रहे थे ना, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने एक एक चिट्ठे खोल के दिखा दिए थे, पूरे डाटा दिखा दिए थे कि हमने इतने कोच को तैयार किया है, इतने कोचेस का लाइसेंस पास हो गया, इस प्लेयर को हमने ये कर दिया, इसके साथ वो कर दिया। भाई जब इतनी चीजों के डाटा आप दिखा सकते हो तो ओसीआई प्लेयर के नाम बताने में आपको क्या हो रहा था, या सिर्फ इतना बताने में क्या हो रहा था कि वो कौन से देश के हैं? बस वो इतना ही कह रहे कि हमने लिस्ट तैयार करी है 33 प्लेयर्स की, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन लाइट नहीं आएगी, रूल चेंज नहीं होगा, हम क्या कर सकते हैं? तो भाई जब तक गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन लाइट आ ही नहीं रही है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर आप ये टॉपिक उठा ही क्यों रहे हो अपनी तरफ से? कि ये टॉपिक आप बार बार इसलिए उठाते हो कि जो टीम की फेलियर्स चल रहे हैं इतने सारे, इनसे लोगों का ध्यान हटाया जाए और यहाँ पर एक पॉइंट पर आके इनको रोक दिया जाए कि भाई ओसीआई और पीआईओ जब गवर्नमेंट ये रूल चेंज करेगी तब बात करो ना। आप अभी क्यों बात कर रहे हो? और अभी बात करके सारे फैंस को उलझा दिया जाता है। जब इनसे खुद से पूछा जाता है तो इन्हें खुद नहीं पता। जब तुम सारी चीजों की डिटेल दिखा रहे हो तो भाई प्लेयर्स भी बताओ ना कि हमने ये प्लेयर अपने रेडार पर ले रखे हैं। इसका मतलब तो ये अगर तुम प्लेयर के नाम बता ही नहीं रहे हो तो भाई तुमने प्लेयरों की लिस्ट ही नहीं तैयार कर रखी है। या हम तो ये मतलब समझे कि अगर तुमने लिस्ट तैयार करी होती तो तुम प्लेयर बताते कि तुमने कहाँ के प्लेयर रखे हैं। लेकिन इन्होंने भाई एक भी प्लेयर का नाम नहीं बताया। क्यों? वो यही जानते होंगे, और अगर ऐसा होता तो ये कुछ तो हिंट दे ही देते कि हमने यहाँ के प्लेयर से बात करी है। यहाँ पर इन्होंने कोई आंसर दिया ही नहीं। तो अब तुम खुद समझ जाओ कि ओसीआई और पीआईओ की प्रोग्रेस क्या चल रही है, गवर्नमेंट कब तक अलाउ करेगी। और बस ये यही बोलते रहेगा कि हमने 2031 के एशिया कप के लिए बिड बनाई है, हमने ये किया है वो किया है, लेकिन क्या एक्चुअल में हमें वो बिड मिलेगी? दूर दूर तक चांस नहीं है। और अगर मिल जाए तो भाई बहुत अच्छी बात है, इंडिया कम से कम डायरेक्ट क्वालिफाई तो करेगी। और दोस्तों इसके बाद ना सबसे बड़ी जोकर तो मेरे को वहां बैठी हुई मीडिया लगी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिनको इन्होंने एक समोसे की लालच देके बुला रखा था। भाई मतलब सीरियसली बताऊं, ये सामने से बोलते जा रहे हैं और वो आराम से बैठ के बस सुनते जा रहे हैं। और इवन कुछ जर्नलिस्ट तो वहां पर बैठे हुए पता क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर आपको ना फुटबॉल के अंदर क्रिकेट की तरह बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी करवानी चाहिए। बस यहीं से समझ जाओ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कैसी मीडिया और कैसे जर्नलिस्ट बुला रखे थे। इवन एक जर्नलिस्ट ने तो पीछे से ये भी कहा कि सर आईपीएल जैसा कुछ रखवाओ ना। अरे मेरे भाई आईपीएल जैसा क्यों रखवाए जब आईएसएल चल रहा है? तो आईपीएल तो 2 महीने का होता है और आईएसएल 8 महीने चल रहा है। ये पता नहीं हमारे जर्नलिस्ट कौन सी दुनिया में जी रहे हैं भाई। और ये आराम से बैठ के पता है बस उनकी बातें सुन रहे थे। इन्होंने एक भी काउंटर अटैक क्वेश्चन नहीं मारा उनके ऊपर। इनको शायद खाने की लालच ज्यादा थी। इन्होंने इनसे कुछ भी नहीं पूछा। इन्होंने ना तो ये पूछा कि जो आपके 2026 के टारगेट थे उनका क्या हुआ। इन्होंने ना इनसे ये पूछा कि नेशनल टीम की इतनी खराब परफॉर्मेंस चल रही है तो क्या उसकी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेते हो। इन्होंने ये भी नहीं पूछा। इन्होंने भाई कुछ भी नहीं पूछा। जब एक्चुअल में जब वहां पे यूथ प्लेयर्स की बात बताई जा रही थी तो इनको ये पूछना चाहिए था ना कि हमारी अंडर 17 की टीम क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाई, हमारी अंडर 20 की टीम क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाई। क्या आर्सेनल वेंगर जी ने आपको कहा था कि रंजन चौधरी को कोच बनाना है अंडर 20 की टीम का? और इन्होंने क्या पूछा कि सर आईपीएल जैसा कुछ रखवाओ ना, सर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जैसा कुछ होना चाहिए ना। तो ये लेवल है भाई हमारी मीडिया का, वहां पर बैठे हुए जर्नलिस्ट का, या जिनको भी इन्होंने बुलाया अपने ही बंदों को शायद इन्होंने ऐसा जर्नलिस्ट बना के बुला लिया होगा भाई। तो ये चल रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, अगर किसी ने देखी होगी। अब इसके बाद ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आता है मेन टॉपिक, जिसके लिए हमारे प्रेसिडेंट साहब अच्छे से तैयार होकर आए थे बिना कोई स्क्रिप्ट पढ़े। और मेरे को कहीं ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असली मोटिव भी बस यही लग रहा था कि इन्होंने ये बताना था कि बाईचुंग भूटिया से भाई
तगड़ी लड़ाई चल रही है प्रेसिडेंट वाली पोस्ट के लिए, क्योंकि अभी रिसेंट में बाईचुंग भूटिया ने भाई कल्याण चौबे के ऊपर काफी सारी बातें बोले, एलिगेशंस लगाए कि इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया इंडियन फुटबॉल को, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब उसके रिस्पॉन्स में हमारे प्रेसिडेंट साहब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पहली बार बिना स्क्रिप्ट में देखे हुए बात करते हैं और बोलते हैं कि भाई बाईचुंग भूटिया AIFF के मेंबर हैं, टीम के, कमेटी के, 1.5 लाख का इनको रिम्यूनरेशन अमाउंट मिलता है, जो ऐसा मान लो बेसिक सैलरी होते हैं या फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। इसके साथ साथ बाईचुंग भूटिया की जो खुद की एकेडमी है वो भी मिनर्वा पंजाब की टीम से 31-0 या पता नहीं 33-0 की स्कोर लाइन से हार के आई है। और कुछ अकेडमीज में ये एज अ कंसल्टेंट फीस लेते हैं करोड़ों में, और वहाँ पर जाते ही एक भी बार नहीं है। तो ये बातें करी है इन्होंने बाईचुंग भूटिया के बारे में। और भाई सही बताऊं, इनकी ना आपस में ही AIFF की पोस्ट के लिए लड़ाई चल रही है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, और उस प्रेसिडेंट के चक्कर में ना बस ये हमारा पागल बना रहे हैं। उधर से बाईचुंग भूटिया कुछ बोलते हैं, उधर से कल्याण चौबे कुछ बोलते हैं, और इन दी एंड मजे हम ले रहे हैं बस बैठ के, और मजे ये खुद भी ले रहे हैं बैठ के, क्योंकि इनको एक्चुअल में बस वो पोस्ट चाहिए, वो पावर चाहिए, किसी तरह वो सीट मिल जाए, उसके बाद तो देखी जाएगी जो भी होगा। और अंदर चल क्या रहा है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चल रही है भाई। वो कह रहे हैं कि इसको इतना अमाउंट मिलता है, ये एज अ कंसल्टेंट जाके करोड़ों लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जाते नहीं है। इनकी खुद की टीम 33-0 से हार रही है मिनर्वा पंजाब की टीम से। तब तुम खुद अंदाज़ा लगा लो भाई कि हमारी AIFF कितनी सीरियस चल रही है इन कामों को लेके। अपने आपस में ही अंदर में ही भिड़ते जा रहे हैं, सिर्फ किसके लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब आ जाती है दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर की सबसे मेन बात, जब इनसे पूछा गया कि इंडिया की टीम का नया हेड कोच किसे बनाया जाएगा, क्योंकि मैनोलो मार्केस साहब तो जाने वाले हैं। तो भाई आगे से हमारे प्रेसिडेंट का रिस्पॉन्स आता है कि आपको किसने कहा कि मैनोलो मार्केस जाने वाले हैं, कौन सी रिपोर्ट्स आ रही हैं ऐसी। और इन्होंने कहा अगर मैनोलो मार्केस को जाना ही है ना, तो 29 जून को हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग के अंदर डिसाइड किया जाएगा कि मैनोलो मार्केस का फ्यूचर क्या होना है, और अगर उन्हें जाना है तो अगला कोच भी हम फिर वहीं से ही डिसाइड करेंगे। मतलब भाई तुम ये देख लो, टीम की हालत, हमारी सीनियर टीम की हालत ऐसी चल रही है कि अगर एक भी और मैच हारी तो एशिया कप गया 2027 वाला, फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में वैसे ही हम बॉटल कर चुके हैं। टीम की लगातार खराब परफॉर्मेंस चलती जा रही है, और अब जब एशिया कप का स्लॉट दांव पे लग चुका है तो उसके बाद भी अभी भी ये ऐसे ले रहे हैं कि 29 तारीख को देखते हैं, उनसे पूछेंगे, उनका फिर जो डिसीजन होगा फिर हम देखते हैं क्या करना है, किसको कोच बनाना है। और न्यू कोच के लिए भी जो अंदर से नाम अभी आ रहे हैं, तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर मे भी मैनोलो मार्केस जाते हैं तो किसी शॉर्ट टर्म के लिए इंडियन कोच के साथ जाया जा सकता है, जहां पर 2 नाम आ रहे हैं। खालिद जमील का सबसे ऊपर नाम आ रहा है और संजय सेन का नाम आ रहा है। इन दोनों का नाम चल रहा है कि अगर मैनोलो मार्केस जाते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए हम खालिद जमील को एज अ हेड कोच देख सकते हैं, या फिर संजय सेन को देख सकते हैं। और खालिद जमील को मे भी हम इसलिए देख सकते हैं क्योंकि अभी रिसेंट में अंडर 23 के लिए खालिद जमील का नाम सामने आया था, लेकिन बनाया किसे गया, नौशाद मूसा को। तो हो सकता है भाई खालिद जमील ने बोला होगा बनाना है तो सीनियर टीम का कोच बनाओ, अंडर 23 मैं नहीं करूंगा। तो यही एक रीजन हो सकता है। और अगर मैनोलो जाते हैं तो हाई चांसेस है मे भी हम खालिद जमील को एज अ इंडियन फुटबॉल टीम का हेड कोच देख सकते हैं अगले आने वाले एशियन क्वालिफायर्स मैचेस के अंदर। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर की कहानी। ना तो किसी ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि नेशनल टीम की इतनी खराब परफॉर्मेंस चल रही है तो उसकी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं, ना तो किसी ने इसके ऊपर बात करी कि अगर इंडिया की अंडर 17 और अंडर 20 टीम एशिया कप में क्वालिफाई नहीं कर पाई तो हमारी वजह से नहीं कर पाई, ना तो किसी ने इस चीज के ऊपर बात करी कि 2026 का जो टारगेट था मेंस टीम को टॉप 10 में ले जाने का एशिया के अंदर, या फिर वुमेन्स टीम को टॉप 8 पे ले जाने का एशिया के अंदर, उसकी जिम्मेदारी भी नहीं ली किसी ने अपने ऊपर। काफी सारी चीजों की जिम्मेदारी नहीं ली गई, ओसीआई प्लेयर्स की बातों को घुमाया गया है, बाईचुंग भूटिया के साथ बस ब्लेम गेम चलाई गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो भाई इन दी एंड तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था वो तो थोड़ा सा मेरी समझ से बाहर जा चुका है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते देखते मैं भी 15 मिनट के लिए सो गया था। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, ये जो ओसीआई पीआईओ प्लेयर्स के ऊपर बातें चल रही है, आपको क्या लगता है कब तक ये आ सकते हैं हमारी नेशनल टीम में, या फिर न्यू कोच के ऊपर बात चल रही है खालिद जमील या संजय सेन में से, क्या लगता है इन दोनों में से किसी के साथ जाते हैं तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेस्ट रहेगा? सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।